2 मिलियन साल पहले राक्षस राजा ने देवताओं को मार डाला और पवित्र स्क्रॉल को नष्ट कर दिया। इससे पहले कि एक बेकार नायक को अपने दुखी जीवन को समाप्त करने की अनुमति दी गई, उसकी मृत्यु के दौरान ब्रह्मांड के 4 क्षेत्रों को अलग कर दिया गया। हालांकि जब उसका पुनर्जन्म हुआ तो उसने अपने माता पिता को बताया कि उसका नाम ओनोस था और 1 सप्ताह के भीतर वह बड़ा होकर एक आदमी बन गया। लेकिन कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उनका अस्तित्व इतिहास से मिटा दिया गया है और उनकी पूरी दुनिया ही मनगढ़ंत है। प्रवेश परीक्षा के दिन कुछ बेकार लड़की मैदान में जा रही थी, तभी एक बदसूरत हारे हुए व्यक्ति ने उसे टकराया, जिससे उसके हाथ में मौजूद पत्र गिर गया। उस पल में एक हॉट सेक्सी हैंडसम आदमी ने उसे उसके लिए उठाया, यह देखकर कि उसका नाम मिशा था और उसके पिता अपने परिवार से भी ज्यादा बेकार थे। जैसे ही वे चलने लगे, एक बेकार कमीने ने लड़की की मदद करने के लिए उसे वर्जिन सिंप कहा, लेकिन ओनोस उसके पास से ऐसे गुजरा जैसे उसका अस्तित्व ही न हो। हालांकि जप्पे ने अपनी लौ बुला ली और जवाब देने के लिए उस पर चिल्लाया, लेकिन एक हल्की सी आह के साथ ओनोस ने अपनी लपटों को बुझा दिया। अपने शब्दों की शक्ति से उसने मूर्ख को अपनी जगह पर जमने के लिए मजबूर कर दिया और समय समाप्त होने पर उसके गधे को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इमारत के अंदर अंतिम परीक्षा के पहले चरण में आवेदकों के बीच द्वंद्व हुआ। इसलिए जब ओनोस की बारी आई तो उसने देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी बदसूरत, बेकार हारा हुआ व्यक्ति था जिसकी उसने ताली बजाई। हालांकि उसके राक्षसी विरोधी कवच ने इस बार ओनोस की भाषण क्षमता को सक्रिय होने से रोक दिया और उसकी जादुई क्षमता को बढ़ाने के लिए 7 प्रसिद्ध तलवारों में से एक को बुलाया। जैसे ही मैच शुरू हुआ, जयपे ओनोस की ओर दौड़ा, लेकिन एक ही आह के साथ आग की लपटें एक बार फिर बुझ गईं। इसलिए उसे अपने निराशाजनक जीवन के बारे में बेहतर महसूस कराने के लिए ओनोस ने बाकी मैच के दौरान एक भी चाल नहीं चलने का वादा किया। और जब जैप्पे को लगा कि वह यह बहाना बना रहा है कि वह कितना कमजोर है, तो उसके सभी अंग फट गए और ओनोस ने खुलासा किया कि यह उसके दिल की धड़कन की शक्ति थी। कंपन तरंगें मनुष्य के भीतर को कुचलने लगी, लेकिन आत्मसमर्पण करने के बजाय अनोती जैपे ने ओनोस को एक बदसूरत, बेकार सिम कहना जारी रखा। हालांकि ओनोस ने अपने जूते से उसका मुंह बंद कर दिया और उसकी उंगली के एक झटके के बाद जैपे का मुंह पूरी तरह से नष्ट हो गया। लेकिन चूंकि ओनोस अपना वाक्य पूरा नहीं कर सका, इसलिए उसने जैपे को मृतकों में से वापस लाने का फैसला किया और उससे पूछा कि क्या वह मरने के बाद हार मानने को तैयार है। हार मानने से इनकार करने पर ओनोस ने उसे एक बार फिर मार डाला और पुनर्जीवित कर दिया। लेकिन जब जैप्पे ने कहा कि वह एक शाही वंश से है, तो ओनोस ने उसे प्रति सेकंड सैकड़ों बार मारना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि वे हजारों वर्षों तक ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह एक बार फिर अपनी उंगलियां चटकाता, जैप्पे ने ओनोस के सामने झुककर स्वीकार किया कि वह हार गया है। बेला, ऐसा कोई नहीं कर सकता। उन्होंने तीसरे चरण की परीक्षा कराने का आह्वान किया। उन्होंने ज्ञान का मूल्यांकन शुरू किया और पहला प्रश्न संस्थापक राक्षस राजा की पहचान के संबंध में था। तो बिना किसी हिचकिचाहट के ओनोस ने उत्तर दिया कि वह संस्थापक था। जब दिन खत्म हो गया तो मिशा बाहर ओनोस के खत्म होने का इंतजार कर रही थी, इसलिए एक गीगा चैड होने के नाते ओनोस ने उसे अपने कमरे में रात रुकने के लिए आमंत्रित किया और उसका हाथ मांगा। जैसे ही उसने उसे पकड़ लिया, ओनोस ने अपना टेलीपोर्टेशन जादू सक्रिय कर दिया, जो मानव जाति के लिए याद खोए हुए निषिद्ध मंत्रों में से एक था। रात का खाना खाते समय उसकी मां को चिंता थी कि वह उसके लड़के को चुरा लेगी, इसलिए उसने उससे पूछा कि उसे अपने बेटे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। वह एक पल के लिए चिढ़ गया। मीशा ने उसे कहा कि उसे उसका बड़ा बड़ा दिल पसंद है, वह उसके बड़े दिल से प्यार करती है। उसकी मां खुश थी कि उसके बेटे को एक प्यारी पत्नी मिली और वह उनके लिए उनकी शादी का केक बनाने गई। बाद में जब वे घर चले गए तो मीशा ने खुलासा किया कि उसने अपने जन्म के बाद से अपने माता पिता को नहीं देखा है और पहले वाला व्यक्ति उसका पिता नहीं था। लेकिन उस पल में एक जादुई बाधा डाली गई और एक कोलोसियम उन्हें अंदर सील करने के लिए प्रकट हुआ। छाया से एक आदमी प्रकट हुआ जिसने अपना परिचय राक्षस लॉर्ड ल्यूगिन के रूप में दिया और कहा कि वह जैप्स का भाई था। हालांकि इंदु ने उसे यह कहते हुए उठाया कि उनके परिवार को ऐसे कमजोर लोगों से कोई फायदा नहीं है और उसे बिजली का झटका देकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और कहा कि राक्षस राजा के शुद्ध रक्त का अनादर करने के लिए ओनोस अगला होगा। हालांकि ओनोस ने खुलासा किया कि उसने कभी भी खून खराबा की परवाह नहीं की और जैसे ही उन्होंने उस पर हमला करने के लिए अपने जादुई सिगिल को बुलाया, ओनोस ने जादू के नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया, जादुई सिगिल्स को नष्ट कर दिया। वे सभी विस्फोट करने लगे और जब धूल जम गई तो कुलीन ने अपनी अंतिम क्षमता का उपयोग करने का फैसला किया। निषिद्ध मूल जादू केवल शाही परिवार के माध्यम से पारित हुआ, लेकिन जैसे ही उसने इसे ओनोस की ओर फेंका,
एक लाल बत्ती आकाश की ओर फट गई और जब धूल जम गई तो ओनोस टूट गया। आखिरकार ओनोस ने खुलासा किया कि जादू की उत्पत्ति दानव राजा से शक्तियां उधार लेने का कार्य था, इसलिए यह मूल को प्रभावित करने में सक्षम नहीं होगा। अपने सभी अनादर के बावजूद उसने उसे एक आखिरी मौका देने का फैसला किया और पुनर्जीवित हो गया। एक ज़ॉम्बी के रूप में उसके भाई की आत्मा चली गई। वह अपने भाई के जादू को पूरी तरह से मिटाने में सक्षम था। जैसे जैसे ज़ॉम्बी करीब आता गया, ओनोस ने उससे कहा कि खुद को बचाने का उसका एकमात्र मौका अपने भाई के साथ बिताए समय को याद करना था। और उसके सबसे कठिन समय में भी उसकी देखभाल करने के लिए जब उस आदमी ने इनकार कर दिया, तो ओनोस ने उसे अपने भाई का नाम पुकारने का आदेश दिया। और जैसे ही उनकी यादें उसके दिमाग में कौंधीं, जैसे कि जादुई शक्तियों से क्षेत्र में विस्फोट हो गया और ओनोस ने सोचा कि यह एक है। शर्म की बात है कि पूरे कोलोसियम के ढहने से पारिवारिक रिश्ते कितने कमजोर हो गए हैं। पूरे मैदान के नष्ट होने से पहले एनो ने मीशा के साथ-साथ 2 लाशों पर भी एक सुरक्षात्मक बाधा डाल दी थी। जैसे ही मीशा ने एनो की ओर देखा, वह इस बात से निराश हो गया कि उसके वंशज कितने बेकार हो गए हैं, इसलिए अन्नो ने सच्चाई उजागर करने का फैसला किया और उन्हें बताया कि वह पौराणिक युग में अत्याचार का सच्चा दानव राजा था। दुनिया का नायक दानव राजा को चुनौती देने के लिए आया था, लेकिन अन्नो ने खुलासा किया कि राक्षसों को मारने से उनके युद्ध का अंत नहीं होगा। हालांकि शांति को एक मौका देने के लिए अन्नो ने 4 आयामों के बीच बाधा पैदा करने के लिए जीवन में अपनी सारी जादुई ऊर्जा का त्याग करने की पेशकश की और कहा कि वह भी इस त्रासदी से थक गया था। इसलिए नायक ने उस पर भरोसा करने का फैसला किया और उसकी दयालुता के लिए उसे धन्यवाद दिया। उस क्षण के बाद अन्नो ने अनुष्ठान शुरू किया और नायकों द्वारा उसके दिल में छुरा घोंपने के साथ अन्नो की इच्छा थी कि उनके अगले जीवन में वे दोस्त बन सकें। जैसे ही जादुई ऊर्जा का विस्तार बाहर की ओर हुआ, लोगों के बीच बाधाएं पैदा हो गईं और कुछ क्षण बाद अन्नो को अपने नए माता-पिता का एहसास हो गया था। स्कूल में अपने पहले दिन के दौरान मिशा ने उसे बताया कि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो ज्ञान परीक्षा में असफल हो गया था, लेकिन जब उसने सोचा कि यह कैसे संभव है, तो उसने उसकी यादों की जांच करने का फैसला किया, यह महसूस करते हुए कि दानव राजा का नाम वास्तव में एवो में बदल दिया गया था, डिल्हिविया। और जब कक्षा शुरू हुई तो शिक्षक ने उन्हें सभी जादुई संकेतों का आधार दिखाया, लेकिन अन्नो ने उसे बताया कि वह पूरी तरह से गलत थी। इसलिए जब वह उसे सच्चाई दिखाने के लिए नीचे आया, तो उसने धमकी दी कि अगर वह उसका समय बर्बाद कर रहा है तो वह उसे निकाल देगी। जादुई प्रवाह में एक बदलाव के साथ अन्नो ने जादुई प्रभावों का उत्पादन दोगुना कर दिया और सभी को चौंकाते हुए अपनी सीट पर वापस चला गया। अपनी सीट लेने के बाद शिक्षक ने घोषणा की कि आगामी सप्ताहों में एक समूह द्वंद्व होगा, इसलिए जो लोग समूह नेता बनना चाहते हैं उन्हें अपना परिचय देना होगा। एक आकर्षक गोरी लड़की सबसे पहले आई। उसने बताया कि उसका नाम साशा है और मीशा ने उसे बताया कि वह उसकी बहन है जो वास्तव में अपने माता पिता के साथ रहती है। उन शब्दों को सुनने के बाद अन्नो ने खुद को दूसरे नेता के रूप में पेश किया और कहा कि वह अत्याचार का सच्चा दानव राजा था। कुछ क्षण बाद सभी ने साशा की टीम का हिस्सा बनना चुना। हालांकि साशा अन्नो के पास आई और उसे बताया कि भले ही वह एक टीममेट पाने में कामयाब रही, लेकिन वह एक बेकार कूड़े के अलावा कुछ नहीं थी और उसके पास अपनी आत्मा भी नहीं थी। लेकिन वह जादू से नियंत्रित एक गुड़िया मात्र थी। उन शब्दों के लिए अन्नो ने उसे एक मूर्ख कहा जो जादू के प्रवाह को नहीं समझता है, इसलिए साशा ने उसे उसकी जिद के लिए वापस भुगतान करने का वादा किया। जैसे ही वह पीछे हटी, विनाश की उसकी जादुई शक्ति सक्रिय हो गई, लेकिन इसका अन्नो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए उसने उसे उसकी जगह जानने की चेतावनी देते हुए विनाश की अपनी आंख के साथ खड़े होने का फैसला किया। एक बार कक्षाएं समाप्त होने के बाद साशा उनके सामने आई और कहा कि वह उनके आगामी मैच पर एक शर्त रखना चाहती थी। यदि आप जीत गए तो वह उसकी टीम में शामिल हो जाएगी, लेकिन यदि आप हार गए तो अन्नो उसकी आजीवन गुलाम बन जाएगी और उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करेगी। तो यह जानते हुए कि वह वैसे भी जीतेगा, अन्नो सहमत हो गया। एक सप्ताह बाद अन्नो का सामना जंगल में साशा से हुआ और उन्होंने अपने द्वंद्व की स्थितियों को सील करने के लिए एक जेट पैक बनाया। समझौते पर मुहर लगते ही एक पक्षी ने परीक्षा शुरू होने की घोषणा कर दी। एक पल में साशा की टीम ने उनकी सुरक्षा के लिए एक उपकरण बनाया, लेकिन मीशा को आश्चर्य हुआ कि उनका प्लान क्या होगा। अन्नो ने उससे कहा कि उसका छिपने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए उसने ध्यान भटकाने के लिए अपने मंत्र से 3 महल बनाए।
साशा के महल के अंदर जब उसने अपने आदमियों को क्षेत्र में जाने का आदेश देने की कोशिश की तो उन्हें एहसास हुआ कि अन्नो उनके काम के करीब आ रहा था। तभी उसने उन्हें पूरे सप्ताह गंदे कायर कहा और उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह उनकी आवाज कैसे सुन सकता है। इसलिए उसने उन्हें बताया कि रात में उनकी मां की पीठ की तुलना में उनके एन्क्रिप्शन मंत्र को तोड़ना आसान था। जैसे ही उसने महल को पकड़ा, उसने पूरी चीज को एक हाथ से उठा लिया और पकड़ने से पहले महल को आकाश की ओर उछाल दिया। जैसे ही उसने महल को घुमाया, उसने इसे दूर फेंक दिया, सिसिते ओबा मारी, जिससे यह जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और छात्र दुर्घटना से घायल हो गए। फिर भी साशा ने एक नए हमले का सुझाव दिया। एक ज्योग्रे का जादू किसी भी राक्षस को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली। उसकी आंखों के सामने उन्होंने एक संयुक्त जादू का उपयोग करके एक शक्तिशाली हथियार बुलाया और ज्योग्रे फायर किया। अन्नों ने सोचा कि वे अपने प्रयास के लिए पुरस्कार के पात्र हैं और एक छोटी सी लौ जलाई जिसने ग्रेज को नष्ट कर दिया और अपने महल की ओर उड़ने लगे। इस डर से कि वे सभी ऐसे काई होंगे, उन्होंने इसे रोकने के लिए कई ढालें बनाईं, लेकिन लौ ने उन सभी को नष्ट कर दिया और महल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे सब कुछ तुरंत जल गया। तभी अन्नो साशा के सामने आई और उसे आश्चर्य हुआ कि वह अपने दम पर एक समान हमला करने में कैसे कामयाब रहा। उन्होंने खुलासा किया कि यह जियोग्रे का जादू भी नहीं था, बल्कि वास्तव में उससे भी बड़ा जादू था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसने उसे अपने समझौते के बारे में याद दिलाते हुए कहा कि उसे अब उसकी गुलाम बनना होगा और वह उससे जो भी चाहे वह करेगी। उसने यह कहने की कोशिश की कि वह जमीन को गले लगाना चाहेगी, और जैसे ही मीशा ने उसकी मदद करने की कोशिश की, उसने उसे दफा हो जाने के लिए कहा, लेकिन अनिच्छा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए सहमत हो गई। जब उसे आश्चर्य हुआ कि अन्नो उसे अपनी टीम में क्यों रखना चाहता है, तो उसने उसे बताया कि उसकी आंखें सुंदर हैं और वे जादू के सबसे खूबसूरत रूपों में से एक को बिखेरती हैं जो उसने कभी नहीं देखा था। उस दिन बाद में जब उसने बहनों को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया, तो उसकी मां को खुशी हुई कि वह दूसरी पत्नी को घर ले आया है, और उसके पिता को गर्व था कि वह एक महान मुस्लिम व्यक्ति का पालन पोषण कर रहा था। उस रात जब वे अपने घर पहुंचे तो साशा ने अन्नो से अकेले में बात करने का फैसला किया और उन्हें फिर से बहनें बनने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया और उससे एक सवाल पूछने का फैसला किया। वह सोच रही थी कि अगर उसके भाग्य को किसी के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है तो वह क्या करेगा, इसलिए उसने उससे कहा कि वह उसके रास्ते में खड़े होने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को नष्ट कर देगा। साशा ने यह कहते हुए खुद को अलग कर लिया कि उसने उसे सिर्फ एक दोस्त के रूप में चूमा था, इसलिए नहीं कि वह उसे या ऐसा कुछ पसंद करती थी। बका हालांकि वह चिंतित थी कि चुंबन उसे गर्भवती बना देगा, इसलिए इससे पहले कि वह उसे बच्चे के भरण पोषण के लिए भुगतान करती, अन्नो गायब हो गई। अगले दिन स्कूल में मीशा ने अन्नो को बताया कि अगले दिन साशा का जन्मदिन है और उसने सोचा कि वह उसे उपहार के रूप में क्या दे सकती है। उसी समय साशा उनकी मेज पर सीट लेकर पहुंची और अन्नो को बताया कि उसके पूर्व साथी उसकी टीम में शामिल होने का इरादा रखते हैं, लेकिन उसने उससे कहा कि उसे हारे हुए लोगों के समूह में कोई दिलचस्पी नहीं है। जल्द ही शिक्षक ने उन्हें बताना शुरू कर दिया कि अत्याचार के राक्षस राजा के जल्द ही पुनर्जन्म की उम्मीद है और वह उसके पुनर्जन्म की प्रत्याशा में था। 7 बड़े दानव सम्राटों में से एक उनके लिए कुछ विशेष जादू प्रकट करेगा। तभी यदि उसका नेक्रोन कमरे में प्रवेश करता था तो अन्नो ने उसे उसके नाम से बुलाया और उससे पूछा कि क्या वह अपने गुरु को याद करता है, लेकिन शिक्षक ने उसे तुरंत बाहर निकालने का वादा किया। हालांकि बुजुर्ग ने उसे माफ करने का फैसला किया और आश्चर्य किया कि वे कैसे मिले, यह सोचकर कि उसकी यादों के साथ कैसे छेड़छाड़ की गई। अन्नो ने उसे याद करने के लिए मजबूर करने का फैसला किया, लेकिन उसकी यादों को देखने के बाद उसने उसे रिहा कर दिया और उसे अपना व्याख्यान शुरू करने का आदेश दिया। बाद में कक्षा के बाद अन्नो ने बड़े स्वामी को बताया कि वह 2000 साल पहले की अपनी खोई हुई यादों में चला गया, लेकिन पता चला कि वह सचमुच मानता है कि राक्षस राजा अब्बास डेल हिविया था। उसने सोचा कि किसी ने उसकी मृत्यु के बाद अतीत को फिर से लिखा होगा और उसकी सारी महिमा अपने लिए ले ली होगी, यहां तक कि उसकी यादों को भी मिटा दिया होगा। हालांकि उसने सोचा कि अन्नो परिचित लग रहा है, लेकिन उसने कहा कि वह तब तक दूर रहना पसंद करेगा जब तक कि वे निश्चित नहीं हो जाते कि वह वास्तव में राक्षस राजा है, और जल्द ही जाना शुरू कर दिया। जल्द ही अन्नो फिर से मिशा से जुड़ गया और उसे वही पत्र मिला जो उसे प्रवेश परीक्षा के दिन मिला था। उसने उसे बताया कि यह उसके अभिभावक की ओर से था। तभी उन्होंने साशा को उसके पूर्व साथियों के साथ देखा जो उसे टीम में वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। जब उनके प्रयास बेकार हो गए
तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह स्कूल के दो अनुपयुक्त बच्चों के साथ क्यों घूम रही थी। लेकिन वह क्रोधित हो गईं और उनकी शैतानी आंखों ने उनसे कहा कि वे अपने भयानक चेहरों को उनकी नजरों से दूर कर दें। अगले दिन शिक्षक ने छात्रों को बताना शुरू किया कि प्रत्येक समूह को अपनी कालकोठरी परीक्षा में जादुई उपकरण इकट्ठा करने होंगे और नेता अपनी टीम के लिए उस वस्तु का दावा करेगा। जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, सभी छात्र जल्दी से कालकोठरी में चले गए, लेकिन साशा को आश्चर्य हुआ कि अन्नो पीछे क्यों इंतजार कर रही थी। उसने उससे कहा कि परीक्षा जीतने का सबसे अच्छा तरीका कालकोठरी के सबसे निचले स्तर पर राजदंड हासिल करना है।